प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं हिंदू पेपर डालता हूँ और अन्य पेपर का एनालिसिस और जो लोकल न्यूज रहता है और लगता है कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, उस न्यूज को अवश्य रूप से मैं डालता हूँ। प्रतियोगिता दर्पण भी डाला था मैं मार्च का, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण कंटिन्यू चलेगा, यानी 15 जो ही होगा 15 वीडियो में पूरे 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण डाल दूंगा क्रोनिका। लेकिन फिर आज सप्ताह में 2 या 3 दिन डालूंगा, मैं तो प्रत्येक दिन भी सोचूंगा। पहला क्वेश्चन हिंदू को ले रहा हूं, एक है, इससे पहले जान लीजिए ग्लोबल स्ट्रांग आर्मी इंडेक्स को जारी किया गया है 145 देश में। और कौन देश सबसे शक्तिशाली है ग्लोबल फायर इंडेक्स में? तो प्रथम स्थान आता है यूएसए का, सेकेंड स्थान आता है रसिया का, और थर्ड स्थान आता है चीन का, और फोर्थ आता है इंडिया, और अंतिम पायदान पर भूटान है, यानी 145। इन नए 3 देश का इसमें शामिल किया गया है। इसमें बेनिन और सेनेगल को शामिल किया गया है। फर्स्ट न्यूज ये रहा। सेकेंड हुआ, एनसीएम चीफ क्लेम टू जैन स्पेसिफाइड द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन समेत शिखर। एनसीएम का फुल फॉर्म हुआ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे ये जैन समुदाय और गवर्नमेंट के बीच आंदोलन होते रहा है, हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। तो प्रोटेस्ट कहाँ हुआ है? तो एक संवेद शिखर है, संवेद शिखर है, और दूसरा है सेतुराज जाया हिल्स। तो दोनों कहाँ पर है इसके विषय में समझ लीजिए। संवेद शिखर के विषय में जान लीजिए। संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर है, और सेतुरुज जाया हिल्स है, गुजरात में है। तो पहले संवेद शिखर के विषय में जान लीजिए। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो यहाँ पर जो झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर है, संवेद हिल्स है, शिखर है, उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट स्थल घोषित किया है। तो भाई टूरिस्ट स्थल घोषित किया है तो इस पर आपत्ति है, जैन समुदाय के लोगों को आपत्ति है। तो आपत्ति किस लिए है? अगर टूरिस्ट स्थल घोषित होगा, तो टूरिस्ट स्थल घोषित हो गया तो इससे क्या होगा, वहां पर पर्यटक आएंगे। अब पर्यटक आएंगे तो उसके लिए ठहरने के, रहने के लिए, खाने के, पीने की सब व्यवस्था होगी। होटल खोलेंगे, होटल में मांस मछली सब बिकेगा, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगा, और ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने से वहां पर पॉल्यूशन फैलेगा, गंदा होगा, और सबसे अधिक तो मांस मछली। और जैन धर्म में जो बांटा गया है दिगंबर और श्वेतांबर, जैन धर्म मांस मछली से परहेज किया है। इससे जो उसका पवित्र संवेद शिखर है, जहां 20 तीर्थंकर वहां पर आते थे और ज्ञान देते थे हर साल, और वहां पर पहाड़ी पर चढ़कर संवेद शिखर है 1000, और संवेद पहाड़ी 27 किलोमीटर दूर है। और प्रत्येक साल लोग आते हैं जैन, कम से कम 1000 जैन हर साल आते हैं संवेद शिखर पर। कितने उससे जुड़ा है संवेद शिखर से। तो इस कारण जैन धर्मावलंबी सब और जैन धर्म के अनुयायी सब विरोध किए हैं कि नहीं, उसको पर्यटन स्थल टूरिज्म पैलेस नहीं घोषित किया जाए, घोषित किया जाए पिलग्रिमेज पैलेस, तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, और दोनों के बीच समझौता हुआ, और संवेद शिखर को धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया। धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद वो ढंग से रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, मांस मछली मदिरा नहीं बिकेगा, और जैन धर्म के विरोध करने के बाद एक जीत हुई है संवेद शिखर। दूसरा आप चर्चा करते हैं संतरुज हिल्स विवाद। संतरुज हिल्स विवाद क्या है?
आप जानते हैं वहां पर तीर्थयात्री सब आते हैं, वहां पर गॉड का फुट स्टेप है, भगवान का पादुका है। जैन धर्म लंबी है और को लोग भगवान ही मानता है। जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर थे महावीर। अब महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था जी, कुंडग्राम में। तो वहां फुट स्टेप है जिसके प्रति लोगों की शारदा था, अशारदा है। उसको जो आए हैं पर्यटक सब आए हैं और दो तीर्थयात्री सब आए हैं देखने के लिए, उसको तोड़ दिए हैं। तो इसके लिए वहां पर क्या है, आंदोलन हो रहा है जैन धर्म को, और उसको भी बना दिया है टूरिज्म स्थल घोषित किया है। लेकिन वहां पर वो भी कहता है कि नहीं, इसको घोषित किया जाए पिलग्रिमेज स्थल। अभी तक वहां पर नहीं हुआ है वार्ता, लेकिन संवेद शिखर पर वार्ता हुआ है, इसलिए चर्चा में है। यह घोषणा किया हुआ है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, एनसीएम का फुल फॉर्म हुआ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। तो इसका हेडिंग है एनसीएम चीफ क्लेम जैन स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट डिसीजन ऑन संवेद शिखर। आप समझ गए संवेद शिखर के विषय में। संवेद शिखर के विषय में अच्छा ढंग से आपको हम बता दिए। दूसरा आर्टिकल है, न्यूज है हिंदू का, क्यूबा डेवलपमेंट कैंसर वैक्सीन अल्जाइमर्स मेडिसिन सेज अलीडा। क्यूबा ने वैक्सीन डेवलप किया है कोविड-19 के दौरान। हर एक देश अपना अपना कुछ ना कुछ वैक्सीन विकसित किया है। तो क्यूबा ने कैंसर का वैक्सीन विकसित किया। क्यूबा ने क्या किया, कैंसर का वैक्सीन विकसित किया। उसके साथ साथ अल्जाइमर का भी वैक्सीन विकसित किया है। आप जानते हैं अल्जाइमर से कितना लोग प्रभावित, 2020 में आंकड़ा था कि 5.3 मिलियन लोग अल्जाइमर से पीड़ित है। अल्जाइमर 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को होता है, 60 या 65 कहिए, या बुढ़ापे का रोग है। लेकिन 2020-50 में आंकड़ा बढ़कर 40 मिलियन हो गया। यहाँ क्या कहता, यहाँ अल्जाइमर होता कैसे है, ब्रेन में नॉर्मल प्रोटीन के जमा हो जाने के कारण अल्जाइमर रोग होता है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी होती है। मान के चलिए आपसे हम बातचीत कर रहे हैं और कुछ देर के बाद कहेंगे कहाँ आपसे बातचीत किए हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है अल्जाइमर, अगर मार्केट में पति या पत्नी जाए और अल्जाइमर हो जाए किसी पति, उसके पति को, तो पत्नी को देखकर पूछेगा कि आप मेरी पत्नी भी है क्या। ऐसा भी होता है। पर भूलने की बीमारी बड़ा खतरनाक रोग है अल्जाइमर। यह एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इसकी वैक्सीन, इसकी दवा क्यूबा ने खोज लिया है। कैंसर की भी वैक्सीन क्यूबा ने खोज लिया है। यही चर्चा में है आज, यही हिंदू पेपर में आज चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट फ्लड वेडिंग लर्निंग गैप कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 से पहले। एक रिपोर्ट है 1 से 8 क्लास के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन को पसंद करते हैं। प्राइवेट ट्यूशन को पसंद करते हैं। एक आंकड़ा है 2018 में 26.8% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन को पसंद करते थे। लेकिन फिर आंकड़ा 2022 में कोविड-19 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 30.5। लेकिन एक खुशी है, सरकारी स्कूल में एडमिशन की संख्या बढ़ी है। भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें एडमिशन की संख्या बढ़ी है। एक एनजीओ है, एक प्राइवेट एनजीओ है जिसने अपना एक डाटा रिलीज किया है, ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आधार पर ये डाटा प्रस्तुत किया है। बच्चों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं हो रहा है। जो क्वालिटी बेस्ड सरकारी स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, वह क्वालिटी बेस्ड शिक्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण सरकार की चिंता का विषय है। इस पर भी चर्चा किया है। एक क्वेश्चन हिंदू ने एडिटोरियल में लिखा है कि भारत में नेचुरल फार्मिंग होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग पर बल दिया गया है और लिखा है कि
आप भारत की नेचुरल फार्मिंग की आवश्यकता है। तो भाई नेचुरल फार्मिंग की कृषि क्यों आवश्यकता है? हरित क्रांति आई थी 1965-66 में। हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन। हरित क्रांति के पहले खेती जो होती थी परंपरागत खेती होती थी। हल से खेत जोता जाता था, खेत में गोबर दिया जाता था, गाय भैंस के मूत्र भी दिया जाता था, उससे खेती की जाती थी। लेकिन जब हरित क्रांति आया तो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा, रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खाद के प्रयोग होने से मिट्टी के उर्वरा शक्ति में कमी आई, और मिट्टी के उर्वरा शक्ति में कमी आने के बाद क्रॉप्स में तो वृद्धि हुई, लेकिन स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा, पॉल्यूशन पर भी असर पड़ा। जो रासायनिक खाद का उपयोग खेत में किया जाता है, वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ा है। इसके बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य भी गिरावट आई है रासायनिक खाद के प्रयोग करने से। तो इसलिए कहा गया है कि भारत में नेचुरल फार्मिंग की आवश्यकता है। नेचुरल फार्मिंग के अर्थ होता है जो पुराने तरीके से ज्यादा खेती होती थी, गोबर का प्रयोग किया जाए, एक ढंग से गोबर जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, और जो पेस्टिसाइड, जो कीट लग जाता है किसी भी प्लांट्स में, किसी पौधा में, अब पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करके आयुर्वेदिक दवा का उपयोग, आयुर्वेदिक चीज का उपयोग किया जाए, ताकि उससे जो फसल की प्राप्ति होगी और ताकि उससे अनाज प्राप्त होगा, स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आज कहा गया है कि नेचुरल फार्मिंग पर बल दिया गया है। और नेचुरल फार्मिंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन नेचुरल प्रोडक्ट बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को कहा गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन नेचुरल प्रोडक्ट। अगर किसी खास जगह में किसी चीज की खेती होती है तो उस खेती को बढ़ावा दिया जाए, और नेचुरल तरीके से करने के लिए किसान को प्रोत्साहित किया जाए और किसान को ट्रेनिंग किया जाए। और नेचुरल कृषि किसान अगर कोई करते हैं और फसल की जो हानि होती है उसको फसल का मुआवजा दिया जाए। खैर भारत सरकार फसल का मुआवजा देती है, बिहार सरकार भी, कोई भी राज्य सरकार भी फसल का मुआवजा देती है, लेकिन इसको विशेष तौर से अगर मान के चलिए बिहार में तंबाकू का खेती वैशाली, समस्तीपुर इस इलाके में होता है और तंबाकू खेती जैविक आधार पर किया जाता है, तो उसमें अगर फसल की बर्बादी होती है तो उसको क्षति दिया जाए और भरपूर क्षति दिया जाए गवर्नमेंट। तो इस ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नेचुरल फार्मिंग की गति तेजी होगी और नेचुरल फार्मिंग पर लोग नेचुरल फार्मिंग के प्रति आसान्वित होंगे। गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, आलू हो, प्याज हो, सभी नेचुरल तरीके से नेचुरल फार्मिंग कृषि पद्धति के आधार पर या नेचुरल कृषि पद्धति के आधार पर उपजाया जाए, इस पर लेखक ने बल दिया है। इस ढंग के हो गया नेचुरल कृषि फार्मिंग के विषय में आपको हम चर्चा कर दिए। एक है इको जोन के विषय में, इको सस्टेनेबल जोन, केरला की चर्चा है। आज जो पेपर में लिखा गया है को भाई जहां अभ्यारण्य है, जहां बायो रिजर्व है, वहां पर इको सस्टेनेबल जोन होना चाहिए, क्योंकि शहरी आबादी कसकर बढ़ रही है। शहरी क्या, गांव की भी आबादी बढ़ रही है। जहां पर आपको बायो रिजर्व है वहां पर क्या होता है, बायो रिजर्व अगल बगल में व्यक्ति आकर बड़े बड़े बिल्डिंग ठोक देते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, रोड का डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टेटमेंट दिया कि जहां पर कोई उद्यान है और जहां पर कोई बायो रिजर्व है वहां 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में इको सस्टेनेबल जोन घोषित किया जाए। तो भाई इको सस्टेनेबल जोन होता क्या है, इसके विषय में जानिए। इको सस्टेनेबल जोन होता है कि कोई 1 किलोमीटर के दायरा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ना हो, बड़े बड़े बिल्डिंग ना बने, अब मानव की गतिविधि कम हो। मानव का गतिविधि, ह्यूमन गतिविधि कम होगा, बिल्डिंग का निर्माण नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होगा, तो रिजर्व में जितने भी पशु रहेंगे वह सुरक्षित रहेंगे, पशु विलुप्त नहीं होंगे। जिस प्रकार की एक दिन चर्चा हम हिंदू ही पेपर दिया था, कुछ हाथियों के प्रजनन में, पक्षियों की प्रजनन की क्षमता में कमी आई, तेजी गति से रिजर्व जो पार्क है, जिस जगह से जो रहने के उनका स्थान है, तेजी गति से कटाई हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर जोन में इको सस्टेनेबल जोन होना चाहिए। इस पर उन्होंने क्या किया है, जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
अपना एडिटोरियल में इसने बनाया कोलिजियम सिस्टम। आज से कुछ दिन पहले धनखड़ का बयान आया था, भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है। धनखड़ साहब क्या कहे थे? कोलिजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। तो भाई कोलिजियम सिस्टम है क्या? तो कोलिजियम सिस्टम के विषय में थोड़ा सा जानकारी दे दें। कोलिजियम सिस्टम है क्या? कोलिजियम सिस्टम में 5 जज होते हैं। 5 जज में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें, और 4 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और 4 जज सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जजों का किसी भी कोर्ट में जजों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, वह निर्णय कौन करता है? कोलिजियम सिस्टम करता है। तो कोलिजियम सिस्टम करता है। तो इसमें केंद्र सरकार का आरोप है कि कोलिजियम सिस्टम के तहत अगर होती है तो इसमें भाई भतीजावाद बढ़ता है, और जज का ही रिश्तेदार ही आगे बढ़ता है, और उसी को आगे कोलिजियम सिस्टम में आगे जज के वही कोलिजियम सिस्टम अपने रिश्तेदार को जज बनाने में प्रेरित करता है, जज बनाते हैं, ऐसा आरोप है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए, ऐसा इनका। इसके लिए क्या गठन किया गया था? एनजीसी नेशनल जुडिशियल कमेटी गठन किया गया था। नेशनल जुडिशियल कमेटी गठित किया था 2015 में कि केंद्र सरकार ने 2015 में केंद्र सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमेटी की बात कही थी कि भाई कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करके नेशनल जुडिशियल कमेटी रखा जाए। और नेशनल जुडिशियल कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस सर्वे करेंगे इंडिया का, न्यायाधीश रहेंगे, चेयरमैन वही रहेंगे, सीनियर जज भी रहेंगे, पीएम भी रहेंगे, प्रेसिडेंट भी रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहेंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता भी रहेंगे, और कानून मंत्री रहेंगे। इसको समाप्त, कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करके एनजीसी लाया जाए। लेकिन इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहा जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहा अगर इसमें सेंट्रल सरकार की इंटरफेयर हो जाए तो अपने मनमाने से जज को नियुक्त करेगा, और नियुक्त करने के बाद अपने पक्ष में डिसीजन को दिलवा सकता है। अगर जजों बनाना है, चीफ जस्टिस बनाना है, तो अपना आदमी को बना देगा, अपने अनुसार देश में डिसीजन कराएगा। इन ढंग से बात कहा। तो इसने इसी आधार पर एनजीसी को रिजेक्ट कर दिया कि एनजीसी नहीं लाना है। लेकिन हाल फिलहाल में इस पर चर्चा है एनजीसी पर। फिर एक उदाहरण समझिए। केरला केशवानंद भारती बनाम एक केस आया था 1976 में। केशवानंद भारती विवाद केस आया था 1976 में। उसमें 13 जज बैठे थे। बट बिग लार्जर बेंच था, और लार्जर बेंच में 13 जज बैठे थे, और 13 जज बैठे थे, और उन्होंने डिसीजन दिया था राइट टू अधिकार, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। क्या संविधान के पार्लियामेंट के अगर आर्टिकल को छीन किया जा सकता है? तो इस पर मामला आया था, नहीं, 7 जज का है कि नहीं, बदलाव कुछ किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया सकता 13 में, और 6 जज का है नहीं। लेकिन कहा कि बेसिक ऑफ डॉक्ट्राइन को बदल नहीं सकते। वह संविधान के मूल ढांचा को आप बदल नहीं सकते। संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को आप बदल नहीं सकते। 42वां संविधान संशोधन द्वारा बदलाव के कुछ प्रयास किया गया पार्लियामेंट का, इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया। इसने मिनर्वा मिल्स के माध्यम से भी 368 पर 68 के विषय में उन्होंने कुछ अधिकार के विषय में कहा था कि सरकार उसको समाप्त किया। यही था, इसमें चर्चा था। ऐसी चर्चा को आपको बढ़ाए तो आपको इस ढंग से आपको हिंदू पेपर के एनालिसिस, जो मुख्य एनालिसिस था, उसको मैंने चर्चा किया। कुछ क्वेश्चन है इसमें, उस विषय में, क्वेश्चन के विषय में अब हम कुछ क्वेश्चन है आपको, लोकल क्वेश्चन। हिंदू में मुख्य प्रिंट पर त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड में वोट पड़ेंगे फरवरी में। चुनाव होगा 3 राज्य में चुनाव होगा। कब होगा, कहाँ होगा? त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। लिखा त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम एंड नागालैंड टू वोट इन फरवरी में चुनाव होगा। इन ढंग से इन्होंने फ्रंट पेज पर अपना एलआईसी दिया है। सब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर सेंट्रल एलजी गवर्नमेंट और दिल्ली के मामला पर उन्होंने प्रकाश डाला है। दिल्ली के मामला पर मैं कल प्रकाश डाल दिया था। एलजी और वहाँ के गवर्नमेंट में क्या विवाद है, किस कारण विवाद है, इस पर मैं चर्चा कर दिया था।
इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस ढंग से आपको जो पेपर में जो मुख्य न्यूज़ था उस न्यूज़ के विषय में आपको एनालिसिस हम किए। अगर दोस्त मेरे अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।